राष्ट्र की रक्षा के लिए उत्तम राजा का चयन उत्तम प्रजा को करना है, प्रजा के रूप में हमें अपना दायित्व निर्वहन करना है, तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। ओम शम। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जिस विषय पर आज हम और आप विमर्श कर रहे हैं वो विषय है राष्ट्र रक्षा। आप कहेंगे कि राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हर बार हम करते हैं, इससे मिलता क्या है? महिला सम्मेलन हम करते हैं, मिलता क्या है? यहाँ जितने सम्मेलन हुए हैं 4-5 सम्मेलनों में मुझे भी आपने सहन किया है, मेरी बातों को श्रवण किया है। हो सकता है कई बार आपको लगा हो कि अनावश्यक व्यक्ति बोल रहा है, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिस सम्मेलन को हम करते हैं इसके अलावा पूरे विश्व में भ्रमण कर जाइएगा, आर्य समाज के अतिरिक्त कोई धार्मिक सामाजिक एक संस्था इतने विषयों पर विचार विमर्श करती हो, जनता के और राष्ट्र के कल्याण का चिंतन करती हो, दूसरी मिल जाए तो मुझे बता देना। जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, एकेडमिक संस्थाएं किसी एक विषय पर गोष्ठी कर लेती हैं, अन्य किसी पर बात हो जाती है, पर आर्य समाज का यदि कहीं सम्मेलन होता है तो कोई भी ऐसा विषय अछूता नहीं रहता जिससे राष्ट्र का संबंध है, मानव जाति का संबंध है, शिक्षा संस्कारों का संबंध है, शांति का संबंध है। ऐसा कोई विषय नहीं बचता जिस पर हम बात नहीं करते। प्रश्न उठता है इससे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है इसमें से जो बातें बहुत प्रवाह से आपसे कही जाती हैं, पर उसमें से कौन सी बात ऐसी हमारी पकड़ में आ जाती है जो हमें ग्रहण करनी है और उसको अप्लाई करना है, उसे प्रयोग में लाना है। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करूंगा, नाम है राष्ट्र रक्षा। ध्यान चाहूंगा, राष्ट्र, राज्य और देश, ये 3 शब्द पर्यायवाची हैं क्या? वर्तमान पद्धति में पढ़ने वाले बच्चे कह देते हैं हाँ गुरुजी तीनों पर्यायवाची नहीं है पर 200 पर्यायवाची हैं। बोले राष्ट्र और देश पर्यायवाची है, राज्य उसकी छोटी इकाई है। मैं उस राज्य की बंटवारे वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य शब्द पर केंद्रित कर रहा हूं। राष्ट्र, राज्य और देश, हमारा ये शरीर है, इसमें 3 मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर का संबंध आनंदमय कोश से है, वह आत्मा से है। सूक्ष्म शरीर का संबंध मन बुद्धि चित्त अहंकार से, अगर सांख्य दर्शन की भाषा में कहें 17 तत्वों से है। स्थूल शरीर का संबंध भौतिक स्थिति से, इस पंचावयव से बने हुए, पंचमहाभूत से बने हुए शरीर से है। यही संबंध राष्ट्र में है। राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र का अंतःकरण चतुष्टय और राष्ट्र का शरीर। राष्ट्र की आत्मा क्या है, कभी विचार किया हमने? राष्ट्र की आत्मा जो राष्ट्र शब्द से स्पष्ट होती है वो है संस्कृति। राष्ट्र का अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, राज्य दीप्तौ धातु से स्टन प्रत्यय होकर राष्ट्र शब्द बनता है, और ये दीप्ति, प्रकाश, चेतना, क्रांति, ये सब राष्ट्र शब्द के अर्थ हैं। वेद माता ने राष्ट्र की परिकल्पना में, राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र की अर्चना में अनेक संदेश दिए हैं। वेद मंत्रों को देखेंगे, कहीं कहा अर्चन ननु स्वराज्यम, कहीं कहा ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रम विरक्षति, कहीं पर कहा सत्यम बृहद घृतम उग्रम दीक्षा। ये 8 तत्वों से राष्ट्र की रक्षा होती है। इतने शब्दों से राष्ट्र को व्याख्यायित किया है, राष्ट्र की रक्षा की बात की है। तो ऋषिवर देव दयानंद ने भी इस विषय में अपना मत देते हुए कहा, राष्ट्र की सुरक्षा संस्कृति से होती है, राज्य की सुरक्षा अर्थात ये जो संचालन व्यवस्था है, राजनीति है, कैसे विकास हो जिसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, वो कैसे हो, तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है। तो राज्य की रक्षा जिसमें मन बुद्धि चित्त कार्य करते हैं वो क्या है? वो है सेवा। अर्थात जो लोग राष्ट्र में राज्य को संचालन करने का दायित्व लेते हैं उनके अंदर सेवा मूल में रहनी चाहिए। वह राष्ट्र सुरक्षित रहता है जहां पर संस्कृति की संरक्षा के लिए, राज्य के संचालन के लिए सेवा का भाव और राष्ट्र देश की रक्षा के लिए शक्ति का भाव रहता है। इन 3 बातों पर स्पष्ट होंगे। शक्ति किसकी रक्षा करती है? देश की। ये हमारे सीमाओं पर लगे हुए सैनिक किसकी रक्षा कर रहे हैं? ये देश भाग की रक्षा कर रहे हैं। आप किसी भी देश में जाएं, वहां का जो भूभाग है, वहां का जो क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा का दायित्व सेना पर है, और सेना को भी योग्य होना पड़ता है, नीति युक्त होना पड़ता है, कब क्या कदम उठाना ये होना है, ये है देश की रक्षा।
इसलिए कई बार जब चर्चाएं आती हैं, आप क्या कर रहे हैं घर में बैठकर, देश की रक्षा तो सैनिक कर रहा है, तो हम लोग निशब्द हो जाते हैं, बोले हाँ जी हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब आपको सोचना है, ये देश विभिन्न समयों पर अनेक चिंतन करता है। कहीं एनसीईआरटी में चिंतन होता है, कहीं यूजीसी में चिंतन होता है, कहीं नीति आयोग में चिंतन होता है। और इस देश में 70 वर्ष तक एक ऐसा वर्ग केंद्रित रहा जो बुद्धिजीवी कहलाता था, और बुद्धिजीवी उसे ही कहा जाता था जो ये कह दे कि भारत में पहले कुछ नहीं था, इस राष्ट्र में कुछ नहीं था, ये तो हमने दिया है, पाश्चात्य लोगों ने दिया है। उस वर्ग का नाम है वाममार्गी, कम्युनिस्ट, जेएनयू ब्रांड लोग। वो कहते हैं ये साहित्य पढ़ाते हो, वेद पढ़ाते हो, संस्कृत पढ़ा, इससे क्या राष्ट्र की आवश्यकता। उनको उत्तर देने के लिए बता रहा हूं, एक सैनिक देश की रक्षा करता है, एक विद्वान, प्रोफेसर, साहित्यिक, चिंतक व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा करता है। जितना योगदान देश की सीमा पर सैनिक का है, उससे कम योगदान विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, धार्मिक संस्थाओं में, चिंतन की संस्थाओं में विचार व्यक्त करने वाले का कहीं न्यूनतर नहीं है, कम नहीं है। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा का तो दायित्व तो हमारे और आपके ऊपर है। आर्य समाज ने एक प्रकल्प क्यों लिया, ये क्यों चर्चाएं होती हैं, क्योंकि संस्कृति की रक्षा कौन करेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र के नायक उन्नायक चलाने वाले क्या कर रहे हैं, पर पता है वेद ने क्या कहा है, राजा और प्रजा दोनों से मिलकर राष्ट्र बनता है। और प्रजा शब्द किसी भेड़ों की भीड़ का नहीं है, प्रजा शब्द भेड़ों की भीड़ के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रकृष्टेण जायते या सा प्रजा, जिसकी उत्पत्ति अगर हमने शिक्षा सम्मेलन में कहा तो राष्ट्र रक्षा के लिए कहा, नारी सम्मेलन आयोजित हुआ तो राष्ट्र रक्षा के लिए आयोजित हुआ, पंच महायज्ञ सम्मेलन हुआ तो राष्ट्र रक्षा के लिए आयोजित हुआ। यूजीसी ने एक बार सामाजिक दायित्वों पर एक बड़ी गोष्ठी कराई। हमें यह सौभाग्य मिल जाता है कि आर्य समाज के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के मंचों पर बोलने का अवसर मिलता है, और वहां पर सब हम लोगों के अलावा, आर्य चिंतकों के अलावा सब वही चिंतक होते हैं। मैंने एक लेख लिखा, राष्ट्र की रक्षा में वर्ण व्यवस्था और आर्य समाज आश्रम व्यवस्था का योगदान। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, टीवी पर कभी आप सुनते होंगे, प्रोफेसर विवेक कुमार। अगर आप लोग जानते हो, जुड़ते हो चैनल की जो पैनल्स होते हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार ने मेरे उद्बोधन के बाद खड़े हो गए, उत्तर दीजिए मेरा। बोले आपने आश्रम व्यवस्था को राष्ट्र की रक्षा का सूत्र बताया, ये कहां से है, वर्ण व्यवस्था को, अरे ये तो इसने तो नाश कर दिया देश का। मैंने उनका उत्तर दिया जो आपसे उत्तर देना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्था राष्ट्र की रक्षा का प्रथम सूत्र है। किसी भी राष्ट्र को बुद्धि चिंतन के अलावा नहीं बचाया जा सकता, किसी भी राष्ट्र को नीति और न्याय की रक्षा के बिना नहीं बचाया जा सकता। किसी भी राष्ट्र को आप अभावग्रस्त कर देंगे, कृषि व्यापार ठप हो जाएगा तो नहीं बचा सकते। और हमारे ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था किन 3 कार्यों के मुख्य रूप से की, अज्ञान, अन्याय और अभाव। अज्ञान को दूर करने वाले चिंतक ब्राह्मण जिस राष्ट्र में कम होंगे वो सुरक्षित रह पाएगा क्या? अन्याय को दूर करने वाले न्यायाधीश अथवा क्षत्रिय वर्ग का अभाव होगा तो वो राष्ट्र चल पाएगा क्या? कृषि और व्यापार करने वाले वैश्य वर्ग का अभाव होगा तो राष्ट्र चल पाएगा क्या? श्रोता सैकड़ों थे। विवेक कुमार को जब ये उत्तर दिया गया, नहीं साहब ये तो आप खींचतान कर रहे हैं। मैंने कहा खींचतान नहीं साहब, आप उत्तर दीजिए कि अगर वर्ण व्यवस्था राष्ट्र का मुख्य सूत्र नहीं है तो क्या है मुख्य सूत्र? इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था को मैंने कहा, हमारे ऋषियों ने 4 आश्रमों में बांटकर कितना बड़ा योगदान दिया। ब्रह्मचर्य काल गुरुकुलों में, नगरों में केवल एक अवस्था के लोग रहेंगे। कौन सी अवस्था के? गृहस्थी। 8 वर्ष तक के बच्चे और दंपति 50 वर्ष तक के। इसके अलावा लोग नगरों में, ग्रामों में रहते थे क्या? शेष कहां थे? अगर ग्राम में, नगर में वानप्रस्थी रहते भी थे तो उनकी आवश्यकताएं नहीं थी बहुत ज्यादा, उनका तपस्या का जीवन था। मैंने कहा सन्यासी परिव्राजक के रूप में देश में भ्रमण करेगा। अगर आपकी 100 करोड़ जनसंख्या है तो आप कल्पना कीजिए, आपके थोड़ा अनुपात बदल सकता है नीचे ऊंचे, पर 25 से 30 करोड़ लोग गृहस्थ में रहेंगे केवल। आप बताइए, 30 करोड़ से अधिक लोगों की आवास की और अन्य आवश्यकताएं बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन बाकी 60-65 करोड़ों की क्या आवश्यकताएं होंगी? जब आवश्यकताएं कम होंगी तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुरक्षित होगी कि नहीं? ये विषय चिंतन के हैं। हमारी आश्रम व्यवस्था राष्ट्र की मुख्य सूत्रधार है।
वर्ण व्यवस्था राष्ट्र की मुख्य सूत्रधार है और ऋषि दयानंद का चिंतन इतना उत्कृष्ट कोटि का है। वैदिक ऋषियों का चिंतन जो हमें और आपको गृहस्थी लोगों को चिंता करके, व्यापार को बढ़ा करके, कृषि को बढ़ा करके, केंद्रित करके, एक तरफ तो 70-75 वर्ष का व्यक्ति भी इस राष्ट्र के अंदर परिश्रमशील है और एक और 35-40 वर्ष का व्यक्ति भी परिश्रम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्र सुरक्षित रह पाता है क्या? जिस देश को हमारे राष्ट्र के नेतागण विश्व में जाकर कहते हैं सबसे युवा देश है, लेकिन सबसे निकम्मे लोगों को पैदा करने का काम वर्तमान शिक्षा पद्धति कर रही है। कृषि पर केंद्रित ध्यान कम होता चला जा रहा है। कितने लोग गांव में खेती करना चाहते हैं? नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? कि उनको वह उचित लाभ नहीं मिल रहा है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे इन सम्मेलनों के बाद एक फीडबैक जाना चाहिए और एक विश्लेषण जाना चाहिए राष्ट्र के लिए। मेरा एक अनुरोध है संयोजकों से, भेजा जाए कि हमारे राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हुआ, हमने इन बिंदुओं पर विचार किया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कृषि को कितना प्रमोशन देना है, हमारे विद्वानों को, चिंतकों को कितना प्रमोशन देना है, शिल्पकारों को कितना देना है। ऋषि दयानंद जी के महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार को आप पढ़िएगा। ऋषिवर दयानंद राष्ट्र की चिंता उन राजाओं के जब यहाँ प्रवचन देते हैं, उनको पत्र लिखते हैं। आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी बैठे हैं, बहुत महनीय कार्य किया है। आप लोग ऋषि मेले पर अजमेर पधारेंगे तो आपको पुस्तकें मिलेंगी, महर्षि दयानंद के पत्र व्यवहार, महर्षि दयानंद जी के महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार। पत्र लिख रहे हैं राजा को, राजन आपके यहाँ जो कार्य करने वाले सेवक आदि भृत्य आदि हैं, उनकी आयु जब सेवा के लिए नहीं रहती तो उनकी पेंशन की व्यवस्था करनी है। कब लिख रहे हैं? 1870 से 83 के बीच में लिख रहे हैं। ऋषिवर दयानंद का जो सामाजिक चिंतन है, व्यावहारिक चिंतन है, पारिवारिक गृहस्थ जीवन संस्कार का चिंतन है, वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, अनुशंसनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और उस पर आज काम नहीं हो रहा। तो आर्य समाज राष्ट्र की रक्षा के इन विभिन्न आयामों को सोचता है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है, आश्रम व्यवस्था की बात करता है, संस्कारी मनुष्य को पैदा करने की बात करता है, राज्य कैसे चले इस पर चर्चा करता है। तो अब जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न करके भेजे हैं लिख के, उनको भी आचार्य जी भी उत्तर देंगे। और मैं कह रहा हूं कि आर्य समाज सम्मेलन कर लेते हो, चले जाते हो, आपको नहीं पता। जब हम यहाँ से बोल के नीचे उतरते तो ये मत सोचना ताली बजाने वाले सब खुश हो रहे हैं। हमसे आके लोग कहते हैं भाषण दिया, कुछ किया भी? पूछना चाहिए, कहना चाहिए, हमें अच्छा लगता है। और हम इसको बार बार कहते हैं कि आप हमसे नहीं कहोगे तो हम चिंतन नहीं करेंगे। हम चिंतन करते हैं और करें कि हमने जो भाषण दिया उसका प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, समाज में उसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, ये बात सही है, लेकिन ये भाषण नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। जो लोग ये कहते हो ना सम्मेलन कर लिया क्या लाभ हुआ, लाभ ये हुआ। एक व्यापारी आपके बीच बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन कर जाऊं कि देखो ऋषि दयानंद जी ने व्यापार में जुलाहे की कथा लिखी है। और क्या लिखी है? जुलाहा ऋषि के पास जाता है, स्वामी जी मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि पूछते हैं करते क्या हो? जी जुलाहा हूं, गांव से सूत लाता हूं, कपड़े बुनता हूं, वापस दे आता हूं। ऋषिवर का ये पढ़ा होगा आपने। ऋषि कहते हैं देखो जितना सूत लाते हो उतना ही बराबर कपड़ा बुनकर दे देना, और जो तुम्हारी परिश्रम मेहनत की मजदूरी हो उसे ले लेना, तुम्हारे लिए यही धर्म का उपदेश है। ये कौन कह रहे हैं? ऋषि दयानंद। क्या ये उपदेश हमारे मन से आपके व्यापारियों के लिए नहीं होना चाहिए, अन्य कार्य करने वालों के लिए नहीं होना चाहिए? आर्य समाज में आने पर उचित कमीशन लेकर व्यापार करके राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व हमको निभाना है, ये करना चाहिए कि नहीं? इसको करने के लिए हमें इन भाषणों की, व्याख्यानों की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्र रक्षा के लिए हमें तैयार होना है। अपने घरों में देश की रक्षा करने वाले भी तैयार करने, अर्थात सैनिक भी तैयार हों, शक्तिशाली युवा हमारे तैयार हों, ब्रह्मचारी तैयार हों, दीप्तिवान युवा तैयार हों, क्योंकि इनके अभाव में आज की युवा पीढ़ी कितनी कमजोर होती जा रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। पैकेज तो लाखों का होता है, लेकिन बीमारियां भी महीने में लाखों की दवाइयों के लिए हो जाती हैं 20-22 साल के युवकों की। हमारा आप साक्षी होंगे। तो आर्य समाज का चिंतन ब्रह्मचारी पैदा करके स्वस्थ युवा पैदा करना चाहता है जो राष्ट्र की रक्षा करें। दूसरा, सेवा भावी आर्यजन तैयार करना चाहता है जो राजनीति में जाकर कार्य करें। आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे बीच बैठे हैं। आपने जो संकल्प किया है, कल भी मैंने चर्चा की थी, ऐसे संकल्प समय समय पर हुए, फिर तिरोहित होते रहे, फिर दबते रहे, लेकिन हमें संकल्प करना है अपने इन्हीं सम्मेलनों से अपने युवकों को राजनीति में जाने की प्रेरणा देनी है, तैयार करना है। वो जिस क्षेत्र में कार्य करते हों वो राजनीति में अग्रसर हों, क्योंकि राजनीति में सेवाभावी लोगों की आवश्यकता है। और तीसरे, ये चिंतन करने वाले उपदेशक विद्वान भी आपके द्वारा पोषित होते रहें, क्योंकि बिना आश्रय के अनाश्रयात न शोभन्ते लता वनिता विद्वांच। बिना आश्रय के न तो लता शोभित होती है, न वनिता शोभित होती है, न विद्वान शोभित होता है। विद्वानों को तैयार करने का आर्य समाज कार्य करता रहे। मैं इस बार
आर्यजनों बंधुओं, आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, 27 तारीख की शाम को न्यास में आ गया था और आज दोपहर को प्रस्थान करूंगा। पहली बार कई वर्षों के बाद मैंने 6-7 दिन एक संस्था में लगाए हैं, अन्यथा विश्वविद्यालय की व्यस्तताओं के कारण, कॉलेज के दायित्वों के कारण मैक्सिमम 3 दिन अधिकतम जाता हूं। पर इस न्यास के प्रति श्रद्धा, यहाँ के भाई किशन लाल गहलोत जी की नम्रता, यहाँ के अन्य आयोजकों के बार बार फोन, उन्होंने मुझे 7 दिन तक यहाँ रहने पर अपने प्रेम और स्नेह से अभिभूत किया। मैं निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ और जो बातें मैंने आपसे कही हैं इन 4-5 दिनों में और गोष्ठी में, उन सबसे कुछ लाभ मिला हो तो अपने जीवन में धारण कीजिएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए उत्तम राजा का चयन उत्तम प्रजा को करना है, प्रजा के रूप में हमें अपना दायित्व निर्वहन करना है, तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। ओम शम।